नमस्कार बच्चों, मैं विवेक वर्मा। सच है ना, एक दिन बरसात की एक बूंद गिरी और कान में एक बात कह गई। किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन नहीं होती, चाहे वो सूरज की ही क्यों ना हो। तो बच्चों, कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व होना चाहिए। मेरा मानना है गर्व होना चाहिए जीवन में, अच्छे कर्मों पे, अच्छी बातों पे। लेकिन कभी भी आदमी के अंदर अभिमान या घमंड जैसी चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस जो मैंने अभी 2 लाइनें आपको सुनाई, उससे जीवन में यही सीख मिलती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नया लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो ढेर सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन कुछ गिने चुने साइंटिस्ट जो एनसीईआरटी या आपके पूछे गए नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल थे, उनमें मेंशन्ड साइंटिस्ट को हमने डिस्कस किया। 7 साइंटिस्ट का नाम मैंने बताया, आपको बस उतना ही करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस में हमें पढ़ना है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। भाई हमें फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो अब हम समझ लें कि भाई क्या क्या ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई भाई आपने। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। यानी ये 2 चीज़ चाहिए आपको, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी ये 2 चीज़, यानी कुल 4 चीज़ें आपको चाहिए फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ परफॉर्म हो, उसके लिए फोटोसिंथेसिस जहाँ होगा उसे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलिए हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहला बात, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिड्यूस करके किस में बदलता है? ग्लूकोज, यानी अपने भोजन में। यानी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है बाय प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, बाय प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस। चलिए, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधा कहाँ से पाता है भाई? तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एटमॉस्फेयर में, और हमें मालूम है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उस एटमॉस्फेरिक एयर में 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स हैं, मेनली लीव्स, उन लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज़ करके पहुंच जाता है। शुरू में मैंने बताया था ना कि स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। जैसे हमारे शरीर में नाक ब्रीदिंग में मदद कर रहा गैसियस एक्सचेंज में, वैसे प्लांट में माइक्रोस्कोपिक पोर जो लीफ के सर्फेसेस पे पाए जाते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, वो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। तो यानी हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूज करके पहुंच जाता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल ग्लोबल वार्मिंग में भी है। तो ये सब चर्चा हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम लोग इन्वायरमेंटल इशूज़ पढ़ेंगे, वहाँ करेंगे। हमें सिर्फ यहाँ रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से मिलता है। और एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.038%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए परसेंटेज कभी कभी कहीं कहीं 0.04% भी लिखा है, तो वो इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगातार एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिक्वायरमेंट थी ये हमने जान लिया फोटोसिंथेसिस में। दूसरा है, दूसरी रिक्वायरमेंट आपने देखा, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, दूसरा रॉ मटेरियल क्या है? वाटर। वाटर की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस में। वाटर फोटोसिंथेसिस में क्या रोल प्ले करता है? ये प्ले करता है रोल हाइड्रोजन, बताइए भाई, हाइड्रोजन डोनर का काम करता है। बता चुके हैं बार बार, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, रट जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो वाटर का सोर्स क्या भाई? तो पौधे को बताइए आप, वाटर कहाँ से मिलता है? पौधे को वाटर मिलता है मिट्टी से, सॉयल वाटर। और सॉयल वाटर में जो पौधा वाटर यूज़ करता है
वो यूज़ करता है कैपिलरी वाटर। क्या यूज़ करता है? कैपिलरी वाटर। तो बच्चों थोड़ा यहाँ एक चीज़ थोड़ा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि मिट्टी में जो पानी होता है, जो अवेलेबल वाटर है प्लांट्स के लिए, वो कई फॉर्म में पाया जाता है, कई फॉर्म में पाया जाता है। और वो सारे फॉर्म में जो पानी पाया जाता है उसमें से सिर्फ जो कैपिलरी वाटर है वही पौधा इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो ये कई फॉर्म वाले जो वाटर उनको थोड़ा सा समझ लें। पहला जो वाटर का फॉर्म है वो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस नोट्स में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत डिटेल नहीं जानना, लेकिन जब मैं मेंशन कर रहा हूँ तो समझा दे रहा हूँ, दिमाग में आप बिठाए रखिए, और चाहिए तो नोट्स में लिख भी लीजिएगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है कि जो थिन सॉइल पार्टिकल्स हैं, इन थिन सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ ये जो वाटर फिल्म होती है, सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ जो वाटर फिल्म होती है, इसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो थिन वाटर फिल्म के रूप में वो सॉइल के चारों तरफ पाई जा रही है, इसको पौधा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर, लेकिन पौधे के काम का नहीं है। दूसरा है ग्रेविटेशनल वाटर। ये क्या होता है भाई? ग्रेविटेशनल वाटर, इसको समझिए। ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? तो ग्रेविटेशनल वाटर में एक बात समझिए कि आपको मालूम है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ज़मीन पे आता है और रिस करके वो बारिश का पानी ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पानी नीचे की तरफ रिश्ता रिश्ता कहाँ पहुँच जाता है? वाटर टेबल में। कहाँ पहुँच जाता है? वाटर टेबल में, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, तो ये जो वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल है, ये भी वाटर पौधे के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पौधे का जो रूट है वो रूट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। पौधे का जो रूट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है कि यहाँ पहुँच जाए सीधे, वरना क्यों ट्यूबवेल और पंपिंग सेट की ज़रूरत पड़ती? क्योंकि नीचे से नल से तो हम पानी खींच ही रहे हैं ना। अब सोचिए अगर प्लांट का रूट इतना नीचे तक पहुँच जाता कि वो सीधे वाटर टेबल तक पहुँच जाता तो उसको सींचना पड़ता है? कभी नहीं। तो चूंकि वाटर टेबल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो यानी ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है ये भी किसी का, माने पौधे के लिए किसी काम का नहीं है। और साथ में जो ग्रेविटेशनल वाटर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिस करके नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत तेज़ी से रिस करके नीचे की तरफ जा रहा है, इसको भी पौधा अपनी तरफ खींच नहीं पाता है, इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो ये भी किसी काम का नहीं है। फिर आप देखिए कि बहुत सा पानी ऐसा है जो खाली बह रहा है, नदी से, तालाब से जो बहता हुआ पानी है, उस बहते, जिसे हम सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस रन ऑफ। तो इस बहते हुए पानी को भी पौधा इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से मूव कर रहा, बह रहा है। ठीक है, तो भाई पौधा कौन सा पानी यूज़ करता है? पौधा यूज़ करता है, हाँ एक और बचा, कंबाइंड वाटर। एक और बचा वाटर का फॉर्म जिसे हम कहते हैं कंबाइंड वाटर। ये क्या होता है भाई? कंबाइंड वाटर। तो कंबाइंड वाटर याद करिए, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में बहुत से ओर्स के साथ, जैसे बॉक्साइट हेमेटाइट पढ़ेंगे तो उसके आगे 10H2O, 12H2O, 15H2O ऐसे आता है ना। यानी किसी केमिकल के साथ जो जुड़ा हुआ पानी है, वो पानी उस केमिकल कंपाउंड के साथ जुड़ा है, तो वो भी पौधे के किसी काम का नहीं है। तो ऐसे किसी केमिकल कंपाउंड या और के साथ जो जुड़ा हुआ वाटर है उसे हम कंबाइंड वाटर कहते हैं। पौधा उसको भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो पौधा इस्तेमाल कौन सा वाटर करता है? पौधा सिर्फ इस्तेमाल करता है कैपिलरी वाटर को। और ये कैपिलरी वाटर क्या है, ये चीज़ समझ लीजिए आप कि व्हाट इज़ कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर देखिए क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, अगर आप देखिए तो इस तरीके से सॉइल पार्टिकल्स इस तरीके से पाए जाएंगे। तो आप इमेजिन करिए कि जो सॉइल पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब पाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, इनके बीच में ये जो गैप्स हैं, यहाँ पे ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स जो पतले पतले गैप्स हैं, ये गैप्स पूरा एक पोर के तरीके से काम करेगा, कैपिलरी ट्यूब के तरीके से काम करेगा। तो इन गैप्स में जो ये कैपिलरी ट्यूब की तरीके से जो बिहेव कर रहा है, इन गैप्स में जो पानी पाया जा रहा है उसी को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं?
कैपिलरी वाटर कहते हैं। और इन्हीं गैप्स में आपका रूट हेयर जो है वो पेनिट्रेट करता है, और ये मान लो ये आपका रूट हेयर का पूरा सरफेस है मान लो, तो इस सरफेस से पूरा का पूरा पानी ऐसे, ये कैपिलरी वाटर यहाँ से मान लो ये कैपिलरी में ये पूरा का पूरा रूट हेयर धंस गया, तो इस पूरे रूट हेयर के अंदर पानी घुस जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से रूट हेयर के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किस वाटर का? कैपिलरी वाटर का। क्लियर है? तो कैपिलरी वाटर क्या है? जो सॉइल पार्टिकल के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, जो पोर बना रहे हैं, जो कैपिलरी बना रहे हैं, उसमें जो मौजूद पानी है उसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं, जिसे पौधा फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करता है। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे अब। तो अगली जो ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ भाई? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी नेक्स्ट जो हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होता है, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, कहाँ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है। तो चलिए एक बात तो आपको मालूम है कि भाई फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ? प्लांट्स में। प्लांट्स में कहाँ होता है? उसके ग्रीन पार्ट्स में। हमने बात किया ना कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में होता है प्लांट के। ठीक, अब ग्रीन पार्ट्स में कहाँ होता है? लीव्स में। और लीव्स में कौन सी सेल्स है जिसमें फोटोसिंथेसिस मेजॉरिटी में होता है? मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन प्लांट के सारे हिस्से में नहीं, मेनली उसके ग्रीन पार्ट्स में। क्यों ग्रीन पार्ट्स में? मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और क्लोरोफिल की वजह से पौधा कैसा होता है? ग्रीन। यानी जहाँ जहाँ पौधे में ग्रीन पार्ट दिखे समझो वहाँ क्लोरोफिल ज़्यादा है। क्लोरोफिल ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो प्लांट के मेनली ग्रीन पार्ट्स में होगा। ग्रीन पार्ट्स मेनली कौन होते हैं? लीव्स होते हैं। और लीव्स में मेनली कौन से सेल्स हैं जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस? उसे हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। क्लियर है? अब इन मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस किस सेल ऑर्गेनिल में होता है? किस सेल ऑर्गेनिल में होता है? यानी मीजोफिल जो सेल है, उस मीजोफिल सेल के अंदर कोई ऐसा ऑर्गेनिल होगा जिसमें ये फोटोसिंथेसिस होता है। उस सेल ऑर्गेनिल को हम क्या कहते हैं? अगर ग्रीन प्लांट है तो उस सेल ऑर्गेनिल को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? तो चलिए थोड़ा सा अब इसको और डिटेल कर लेते हैं, हम लोग चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक apparatus है, ये फोटोसिंथेटिक apparatus, ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई। फोटोसिंथेसिस करने वाले और भी चीज़ें तो हैं, जैसे बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि प्लांट्स में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सेल के अंदर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया, याद करिए, बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन फोल्डिंग है, वो मेम्ब्रेन फोल्डिंग जहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और एंजाइम्स पाए जाते हैं, उस मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। वहीं रिस्पायरेशन में मदद करने वाला मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम। क्लियर है? तो यानी बैक्टीरिया में साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्रोमैटोफोर होता है। वहीं ब्लू ग्रीन एल्गा में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है? उसे हम लैमेलिसोम कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन प्लांट्स में जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ग्रीन प्लांट के मेसोफिल सेल में, वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर है? तो बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ब्लू ग्रीन एल्गा में लैमेलिसोम है, और ग्रीन प्लांट्स के मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर है? ये एक बात हो गई। चलिए नेक्स्ट, तो हमें डिटेल पढ़ना है भाई ग्रीन प्लांट्स में होने वाले फोटोसिंथेसिस को, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट को डिटेल करते हैं। हालांकि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारा डिटेल आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ एक बार फिर से जल्दी से ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो क्लोरोप्लास्ट फिर से दिमाग में आपको रिवाइव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो भाई जो चीज़ें आपको याद है, क्या क्या याद है कि क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिल। पहला पॉइंट याद रखिए, मैंने बताया था, क्या है? सेमी ऑटोनॉमस। क्यों सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं भाई? याद करो, जल्दी बताओ याद करके।
किसी भी सेल के अंदर दो ऐसे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल का काम करते हैं, जिनमें एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि इनके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। देखिए, अपना खुद का क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और अपना खुद का राइबोसोम जो कि 70S टाइप का होता है पाया जाता है। और ये जो 70S टाइप का राइबोसोम है, देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर है। और जो ये सर्कुलर डीएनए देख रहे हो, ये सर्कुलर डीएनए भी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल और खुद का राइबोसोम है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। और साथ ही साथ चूंकि इसके अंदर जो अपना जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम 70S टाइप का है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसका मतलब ये इस कैरेक्टर में प्रोकैरियोट से सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, प्रोकैरियोट लाइक बिहेव कर रहे हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट। प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट कहते हैं। ऐसा ही सेम स्टेटस माइटोकॉन्ड्रिया का भी है, उसे भी हम प्रोकैरियोट विद इन यूकैरियोट कहते हैं। उसे भी हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि उसमें भी उसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70S टाइप का राइबोसोम होता है। क्लियर है? उसके अलावा देखिए, ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए इसके पास देखिए आउटर मेम्ब्रेन होगा, बाहर वाला मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाला है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, यही इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग करके ऐसे प्लेट लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तस्तरी के तरीके से। और ये तस्तरी के तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है, उस तस्तरी के तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है, उस एक स्ट्रक्चर, एक तस्तरी को हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। और यही थैलाक्वाइड जब एक के ऊपर एक, जैसे आप शादी विवाह में जाते हो तो प्लेट एक के ऊपर एक लदी रहती है, तो वो जो प्लेट के ऊपर एक प्लेट लदी रहती, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक लदा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रैना। यानी ग्रैना में ढेर सारी तस्तरियाँ एक के ऊपर, और ये तस्तरी क्या है? मेनली थैलाक्वाइड। यानी कई थैलाक्वाइड्स जब एक के ऊपर एक स्टैक्ड हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं? ग्रैना। क्लियर है? और यही ग्रैना जो देख रहे हो, इसी ग्रैना में लाइट रिएक्शन होता है। ग्रैना में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और इस लाइट रिएक्शन की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, लाइट रिएक्शन की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है, उसे हम कहते हैं क्वांटासोम। क्या कहते हैं? क्वांटासोम। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। तो उसे हम कहते हैं क्वांटासोम। उसके अलावा इसमें जो कलरलेस विस्कस फ्लूइड, ये देखो, ये जो विस्कस फ्लूइड है, तो इस कलरलेस विस्कस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा रीजन। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा रीजन। और इस स्ट्रोमा रीजन में डार्क रिएक्शन होता है, और इसी डार्क रिएक्शन में ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। क्लियर है? यानी ग्लूकोज बनता कहाँ? इसी स्ट्रोमा वाले रीजन में बनता है, जो आगे हम लोग देखेंगे कि किस साइकिल से कैसे बनता है। क्लियर है? और ये देखो, ये जो दो ग्रैना को कनेक्ट कर रहा है, ये प्लेट लाइक एक तस्तरी, तो इस दो ग्रैना को कनेक्ट करने वाले थैलाक्वाइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा थैलाक्वाइड, क्योंकि ये स्ट्रोमा रीजन में अकेले एक है पाया जा रहा है जो कनेक्ट कर रहा है दो ग्रैना को। या इसी को बोलते हैं इंटरग्रैनल थैलाक्वाइड, मतलब दो ग्रैना, ये देखो एक ग्रैना ये, एक ग्रैना ये, दोनों ग्रैना को ये कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट। इसलिए क्या बोलते हैं? इंटरग्रैनल थैलाक्वाइड। या इसी को बोलते हैं फ्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? फ्रेट चैनल। क्लियर है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? क्योंकि अब इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए आपको इतना जानना ज़रूरी था। हालांकि ये सारा चीज़ सेल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। चलिए अब इसको और डिटेल करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इतना डिटेल एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया है, मैं थोड़ा डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी फोटोसिंथेसिस से सवाल पूछे तो कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? वरना ये डिटेल स्टडी आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं दिया है। तो थोड़ा अभी समय है आपके पास, तो आप पढ़ लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर देखें तो क्लोरोप्लास्ट में केमिकली 50 से 60% प्रोटीन होता है, 20 से 30% लिपिड होता है,
5 से 10% क्लोरोफिल होता है और 2% कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। अभी आगे हम बताएंगे कैरेटिनॉइड पिगमेंट जिसे एसेसरी पिगमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी क्लोरोफिल के साथ साथ कैरेटिनॉइड भी 2% पाया जाता है। उसके अलावा इसमें आरएनए 2 से 3% और डीएनए 0.5%। ध्यान रहे, ये एक कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है कि डीएनए ज़्यादा पाया जाएगा कि आरएनए, तो याद रखिएगा डीएनए सिर्फ 0.5% है जबकि डीएनए 2 से 3%। उसके अलावा इसमें विटामिन के और विटामिन ई पाया जाता है और साथ में मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कोबाल्ट, क्लोरीन और कॉपर, जिसमें से जो मेन मिनरल्स हैं वो आयरन और मैग्नीशियम है। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, देखो क्यों डॉक्टर रेकमेंड करता है कि साग आपको खूब खाना चाहिए। साग मतलब पत्ती, साग मतलब पत्ती, और पत्ती मतलब पत्ती में ढेर सारा ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर है मतलब क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट में देखिए क्या पाया जाएगा, विटामिन के, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, यानी हाईली मिनरल रिच कंपोनेंट है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए डॉक्टर रेकमेंड करता है कि साग खाना चाहिए। और देखिए यहाँ तो विटामिन ई का काम किस में होता है? प्रेगनेंसी, कंसीव या प्रेगनेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए देखिए जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, डॉक्टर उनको हमेशा रेकमेंड करती है कि खूब सलाद वाली चीज़ खाओ, खुद हरी चीज़ खाओ, हरी साग खाओ। इसीलिए क्योंकि हरी साग में ढेर सारा मिनरल्स और साथ साथ विटामिन के और विटामिन ई भी होता है। क्लियर है? तो ये एक चीज़ आपको क्लोरोफिल में आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कोबाल्ट, क्लोरीन और कॉपर मिनरल्स होते हैं और विटामिन के और विटामिन ई भी पाया जाता है। आप ये सोच सकते हो कि भाई इसकी क्या ज़रूरत है, तो जनरली ये मिनरल्स और विटामिन बहुत से एंजाइम में को फैक्टर का काम करते हैं, इसलिए ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और तरह का क्लोरोप्लास्ट है भाई। बहुत से ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें कोई कलर होता ही नहीं है, पिगमेंट होता ही नहीं है। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट यानी ऐसे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ना कहिए उसे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपने कह दिया तो क्लोरो माने ग्रीन, तब तो ग्रीन प्लास्टिड की बात कर लिए, इसलिए क्लोरोप्लास्ट टर्म हटा दीजिए। ऐसे प्लास्टिड जिसमें कोई पिगमेंट ना हो, यानी प्लास्टिड विच हैव नो पिगमेंट, डिवॉइड ऑफ पिगमेंट, ऐसे प्लास्टिड को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ऐसे प्लास्टिड को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड डिवॉइड माने ना पाया जाना, डिवॉइड ऑफ पिगमेंट, जिसमें पिगमेंट नहीं पाया जाता है, तो वो भाई पिगमेंट नहीं है तो फिर क्या काम करेंगे? तो वो जनरली मदद करते हैं स्टोरिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्लास्टिड विच हैव नो पिगमेंट्स, सो दे हेल्प इन स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये 3 टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट देखिए, एमाइलोप्लास्ट ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टार्च का स्टोरेज करता है। इलियोप्लास्ट ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो ऑयल स्टोर करता है, ठीक है, जो जनरली ऑयल सीड्स में पाया जाता है, जिन सीड्स से हम सीड निकालते हैं। और प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरिनोप्लास्ट जनरली ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रोटीन को स्टोर करता है, जिसका एग्जाम्पल रेसिनस कम्युनिस रेडी, आप याद रखिए रेसिनस। ठीक है, होलिका दहन में जो पेड़ जलाते हैं तो रेसिनस जो है उसमें प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरिनोप्लास्ट पाया जाता है, जो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो प्रोटीन के स्टोरेज में मदद करता है। यानी आप देखिए इन सब में चाहे इलियोप्लास्ट हो, चाहे एमाइलोप्लास्ट है, चाहे प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरिनोप्लास्ट, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, मतलब ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स हैं। जो पिगमेंट नहीं होता है तो ये क्या काम करते हैं? कुछ फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, अगर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहा है तो अमाइलोप्लास्ट कहेंगे, अगर ऑयल यानी फैट स्टोर कर रहा है तो इलियोप्लास्ट कहेंगे, और अगर प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो उससे प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरिनोप्लास्ट कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट एक और है कि कुछ ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें पायरिनॉइड्स पाया जाता है, ये भी जान लीजिए, पूछ लेता है कभी कभी। तो पायरिनॉइड्स जनरली एल्गल क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ पाए जाते हैं और एकदम प्रिमिटिव कुछ ब्रायोफाइट्स में भी पाए जाते हैं। वैसे मेजॉरिटी में ये एल्गल क्लोरोप्लास्ट यानी एल्गा के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं ये पायरिनॉइड्स। और पायरिनॉइड्स का पाया जाना ये बताता है कि ये ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें पायरिनॉइड है वो प्रिमिटिव ऑरिजिन का है।
यानी ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं उनकी उत्पत्ति पहले हुई, वो पहले आए। तो क्यों भाई, इसका क्या लॉजिक है समझिए। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पायरिनॉइड है क्या और काम क्या करता है। एक्चुअली ये पायरिनॉइड प्रोटीन बॉडीज होते हैं, प्रोटीन बॉडीज हैं विच आर सराउंडेड बाय लिपिड सीथ। लिपिड के सीथ जनरली आप देखिए क्या होता है कि प्रोटीन सराउंड करता है चीज़ों को, किसी बॉडी को, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ ये खुद प्रोटीन का बॉडी है और वो प्रोटीन सराउंडेड होता है लिपिड सीथ से। तो पायरिनॉइड्स आर प्रोटीन बॉडी सराउंडेड बाय लिपिड सीथ। ये तो स्ट्रक्चरल डिटेल हो गया। अब ये मदद किस में करता है? ये जनरली मदद करता है कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में, सीसीएम, कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में मदद करता है। ये क्या भाई, सीसीएम क्या है? तो आप एक बात समझिए, चूँकि जान ही रहे हैं आप, यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि ये एल्गा में पाया जाता है। तो क्या काम करता है भाई एल्गा में, क्यों एल्गा में पाया जाता है, इसकी होने की वजह क्या है? तो एक्चुअली एल्गा जिनकी उत्पत्ति प्लांट्स में पहले हुई, दे ओरिजिनेटेड फर्स्ट बिकॉज एल्गा दे आर एक्वेटिक। मोस्टली देखिए सारे एल्गा क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, दे आर एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं ये चूँकि पानी में उत्पन्न होने वाले पहले आने वाले माने ओरिजिनेटेड प्लांट्स हैं, तो पानी में अगर हम ध्यान दें तो पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो लगभग 10,000 गुना टाइम धीरे डिफ्यूज़ करता है पानी में। ठीक है, 10,000 गुना टाइम धीरे डिफ्यूज़ करता है पानी में देन इन एयर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पानी के कंपैरिजन में 10,000 गुना टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करता है एयर में, जबकि पानी में बहुत उसका डिफ्यूजन रेट स्लो होता है। ऐसे में, और आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो ग्लूकोज बनना है, तो एल्गा में कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए एल्गा में क्या पाया जाता है उसके क्लोरोप्लास्ट में, पायरिनॉइड्स। और ये पायरिनॉइड्स लगातार क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए मोर CO2 कंसंट्रेशन, ज़्यादा CO2 लेवल मेंटेन करता रहता है। यानी ये मदद करता है कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में। दैट्स वाई इट्स सो प्रिमिटिव नेचर। यानी वो सारे प्लांट्स जो पानी में ओरिजिनेट हुए समझो, यानी एल्गा, उनमें ये पाया जाता है क्योंकि पानी में वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकें, इसमें ये मदद कर रहा है, क्योंकि ये कार्बन को डिफ्यूज़ करने में, या कह सकते हैं कि कार्बन का लेवल ज़्यादा मेंटेन करने में मदद करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे क्वांटासोम। अभी मैंने बात की थी भाई कि थैलाक्वाइड्स जो आपने देखा, ये जो थैलाक्वाइड्स, जनरली ये एक थैलाक्वाइड तस्तरी नुमा है। इन्हीं थैलाक्वाइड्स पे देखो आपके पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इन्हीं थैलाक्वाइड्स पे क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो जैसे आप देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो क्या होता है, सेल होता है। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक वैसे ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है पिगमेंट्स की, जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, उसे हम कहते हैं क्वांटासोम। यानी क्वांटासोम इज स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस कह लो, उसी को हम कहते हैं क्वांटासोम। जिसमें सिर्फ एक पिगमेंट नहीं होता, ये क्वांटासोम में 230 से 400 पिगमेंट मिल करके जो 400 तक, या कह सकते हो कि 230 से 400 पिगमेंट का जो एक गुच्छा है, एक समूह है, उसी को हम क्वांटासोम कहते हैं। 400 पिगमेंट का जो एक गुच्छा, 250 से 400 पिगमेंट का जो एक गुच्छा है जो फोटोसिंथेसिस कर सकने में सक्षम है, उसकी सबसे छोटी इकाई है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। क्लियर है? और ये क्वांटासोम का कॉन्सेप्ट दिया था पार्क एंड बिगिंस ने। किसने दिया था? पार्क एंड बिगिंस ने। और आगे हम पढ़ेंगे कि इस क्वांटासोम में दो तरह का फोटो सिस्टम होता है, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट और दूसरा फोटो सिस्टम सेकेंड। ये भी आगे हमें पढ़ना है। तो क्वांटासोम क्या है समझ गया? क्वांटासोम इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या कह लो स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्लियर है? जिसमें खाली एक पिगमेंट नहीं है, इसमें 250 से 400 पिगमेंट या 230 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कहाँ पाया जाता है ये जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन पे 250 से 400 पिगमेंट का जो ये समूह है, गुच्छा है, उसी को हम क्वांटासोम कहते हैं। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? चलिए
तो आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी देख लिया, आपने क्लोरोप्लास्ट में क्वांटासोम क्या है ये भी देख लिया। तो अब चलिए क्लोरोप्लास्ट में वो चीज़ जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो लाइट एनर्जी ही तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में कौन मदद करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में फोटोसिंथेसिस में कौन मदद करता है? पिगमेंट मदद करता है। यानी ये जो कलर्स पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स जनरली दे ट्रैप लाइट एनर्जी। यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में पिगमेंट्स जो मदद कर रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट्स इन्वॉल्व है, अगर उन पिगमेंट्स को देखें तो इन पिगमेंट्स को हम बेसिकली 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल, दूसरा हो गया केराटिनॉइड और तीसरा हो गया फाइकोबिलिन पिगमेंट, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं क्लोरोफिल, केराटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स, इसको आप ऐसे बांट सकते हो कि क्लोरोफिल और जो केराटिनॉइड है ये दोनों ही वाटर इनसॉल्युबल या फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। क्या हैं? वाटर इनसॉल्युबल और फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स। जबकि ये जो फाइकोबिलिन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट हैं, लेकिन ये नॉर्मल वाटर में नहीं डिज़ोल्व होते हैं। किस में डिज़ोल्व होते हैं? हॉट वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्मल वाटर में नहीं, हॉट वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन हैं ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, ठीक है। तो यानी फोटोसिंथेसिस में 3 तरह के पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल, केराटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स वाटर सॉल्युबल है जो हॉट वाटर में डिज़ोल्व होता है, जबकि क्लोरोफिल और केराटिनॉइड लिपिड सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल पिगमेंट है या वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट है। क्लियर है? एक तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन है कि पिगमेंट्स 2 तरह के होते हैं, नेसेसरी पिगमेंट यानी कंपल्सरी फॉर फोटोसिंथेसिस, और एक होता है एसेसरी पिगमेंट, यानी 2, नेसेसरी और एसेसरी। तो नेसेसरी और एसेसरी भी समझ लीजिए भाई। नेसेसरी क्या होता है? जिसके बिना काम ना चले, यानी अगर वो ना हो तो काम नहीं चलेगा। और एसेसरी मतलब भाई एसेसरी के बिना काम चल सकता है, लेकिन रहे तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कोई बाइक है, मोटरसाइकिल है, तो उस मोटरसाइकिल में उसकी एसेसरीज़ क्या होती हैं? डिग्गी, सीट कवर, हेलमेट, साइड कवर, साइड मिरर, ये सब एसेसरीज़ कहते हैं ना। बाइक आप खरीदने जाओ तो कहते हैं ये एसेसरीज़ इतने रुपए का हुआ। तो एसेसरीज में यही तो है, एसेसरीज जितनी मर्जी उतनी आप लगवा लो, उतनी आपकी स्टाइलिश हो जाएगी बाइक। अरे खूब अच्छा साइड मिरर लगवा लो, अच्छा सा उस पर ब्रेक पे जो आप कह सकते हैं ब्रेक रबर लगवा लो, डिग्गी खूबसूरत लगवा लो, ये सब एसेसरीज़ हैं। मतलब अगर ये ना हो बाइक में तो भी आपका बाइक का मेन काम है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, चलने में मदद करता है, तो भी काम चलेगा। बिना डिग्गी के भी आप बाइक आपके लिए यूज़फुल है। तो वो सारी चीज़ें जो अगर रहें तो बाइक थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ना हो तो आपका मेन काम जो है वो चल जाएगा। उसे हम बोलते हैं एसेसरी। और नेसेसरी मतलब जिसके बिना काम ना चले। जैसे बाइक का कौन सा हिस्सा नेसेसरी है? उसका इंजन निकाल दो तो किसी काम का है बाइक। उसका पहिया निकाल दो किसी काम का है बाइक। उसका हैंडल, ये सब क्या है? ये सब नेसेसरी आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं बाइक के। वैसे ही ऐसे पिगमेंट्स जिसके बिना फोटोसिंथेसिस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, जो कंपलसरी है, चाहिए ही, वो है क्लोरोफिल। इसीलिए देखिए इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल हमने कहा था फोटोसिंथेसिस में, ना कि केराटिनॉइड और फाइकोबिलिन कहा था। ध्यान है ना कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने क्लोरोफिल बताया था, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल नेसेसरी पिगमेंट है। बाकी जो केराटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, यानी अगर ये हो तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस जैसे तैसे हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बात आप पूछ सकते हो कि सर ये केराटिनॉइड्स या फाइकोबिलिन्स का काम क्या है? फिर अगर ये इतना ज़रूरी नहीं है तो इसके बिना भी काम चल जा रहा है, तो अगर रहता है तो क्या काम करता है? तो भाई रहता है तो ये एक्चुअली इस मेन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट। क्योंकि भाई पिगमेंट में लीडर कौन है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल समझो लीडर है, और ये सब जनता जनार्दन हो गए, यानी ये लीडर के पीछे चलने वाले हो गए।
जो उस लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पे भाई एक लीडर का बल क्या है, लीडर तो वही है ना जो लीड कर रहा है, यानी किसी समूह को लीड कर रहा है, तो वो लीडर हो गया क्लोरोफिल, और जो उस क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स हो गए। यानी कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं, कि कहीं वो फोटो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इसलिए उसको घेरे रहते हैं। उसको क्या करे रहते हैं, उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, जो अभी आगे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक पिगमेंट को थोड़ा हम लोग डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल जो आपका पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल कई टाइप का था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। तो इसमें जो मेन है वो क्लोरोफिल ए और बी है जो पूछता है अक्सर। ठीक है, तो थोड़ा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी को सिर्फ नॉर्मली पढ़ लेंगे। तो देखिए, पहला आपका क्लोरोफिल ए है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल पिगमेंट आपका क्या है, क्लोरोफिल। अब कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल में कौन सा यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्योंकि कई क्लोरोफिल हैं, तो उस क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल ए है ये यूनिवर्सल, एक्चुअली यूनिवर्सल पिगमेंट है। यानी क्लोरोफिल ए सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स में होना ही चाहिए। यानी इस क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी हो सकता है, या क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी हो सकता है, या क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी हो सकता है, लेकिन क्लोरोफिल ए कंपलसरी है, एक बात। दूसरा, इसलिए देखो क्लोरोफिल ए को हम यूनिवर्सल पिगमेंट कह रहे हैं। क्लोरोफिल ए जो है ये जनरली ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ये सब फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्लोरोफिल ए का कभी कभी स्ट्रक्चरल केमिकल फार्मूला पूछ लेता है। तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला याद कर लीजिए, जैसे भी मैंने जो याद किया था वो ऐसे याद किया था। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का CHONMG। ठीक, CHO तो चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी एलिमेंट याद करो CHO, तो CHO एक साथ याद कर सकते हो, और NMG। ठीक है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम भी चाहिए। तो CHO में याद कर लो C55, H72, ठीक है, यानी C55, H72, O5 और N4। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्लोरोफिल ए का फार्मूला, और क्लोरोफिल बी का भी फार्मूला इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए में से CH3 ग्रुप अगर निकाल दो, क्लोरोफिल ए में से CH3 ग्रुप निकाल दो और उसकी जगह CHO ग्रुप, CH3 ग्रुप निकाल के उसकी जगह CHO ग्रुप अगर जोड़ दो क्लोरोफिल में, तो आपका क्लोरोफिल बी बन जाएगा। यानी क्लोरोफिल बी का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, पहले CHO लिख लो, CHONMG लिख लो। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, CH3 निकाल रहे हैं यानी और CHO जोड़ रहे हैं, तो यानी कार्बन की संख्या पे कोई अंतर नहीं, इसलिए कार्बन को 55 लिख दो। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ 3 निकाल रहे हैं क्लोरोफिल ए से, लेकिन एक हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन का घाटा हो रहा है, 2 हाइड्रोजन का घाटा, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यानी 55-70 हो जाएगा ना। अब देखो CH3 निकाल रहे हैं यानी ऑक्सीजन नहीं निकाल रहा है, यानी ऑक्सीजन की संख्या, और यहाँ CHO जोड़ रहे हैं यानी एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, संख्या में बढ़ जा रहा है, यानी जो ऑक्सीजन 5 था वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन देखिए कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन की संख्या जितनी थी उतनी रहेगी, यानी 4। क्लियर है, तो ये आपका क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला हो गया। यही याद करने का तरीका है कि क्लोरोफिल ए से CH3 ग्रुप निकाल के उसकी जगह CHO ग्रुप अगर जोड़ दो तो क्लोरोफिल बी बन जाता है। क्लियर है, याद करने का तरीका CHONMG यानी 55-72-5-4 और 55-70-6-4 मैंने ऐसे याद किया है, बाकी आप जैसे मर्जी वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, एक याद रखना चीज़ कि आप क्लोरोफिल ए का फार्मूला रट लो, बी का रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ए अगर याद रखोगे और ये याद रखोगे कि क्लोरोफिल ए से CH3 निकाल के CH2 जोड़ देते हैं तो क्लोरोफिल बी बन जाता है, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए ये तो याद करने का एक ट्रिक हो गया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब में पाया जाएगा, इसका फॉर्मूला बता दिया। अब स्ट्रक्चरल डिटेल देखें अगर, तो क्लोरोफिल जो होता है ये टेट्रापायरोलिक रिंग्स, ये देखो टेट्रापायरोल 4 टेट्रापायरोल रिंग है। ठीक, और बीच में देखो मैग्नीशियम पाया जा रहा है जो हेड पोर्शन बना रहा है, ये देखो ये हेड पोर्शन, और इस हेड का जो डायमेंशन है वो 15 × 15 एंगस्ट्रॉन, एक बार पूछा हुआ है।
और साथ में एक लंबी देखो ये टेल पाई जा रही है जिसे हम फाइटॉल टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं फाइटॉल टेल। और ये फाइटॉल टेल का डायमेंशन कितना होता है, लेंथ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। तो कभी कभी ये डायमेंशन पूछ लेता है, 15 × 15 × 20 होता है क्लोरोफिल का डायमेंशन, क्लोरोफिल ए का डायमेंशन। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल डिटेल पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैंने बताया भी था, वैसे ये 4 पायरोल रिंग है मान लीजिए, और बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो ये जो टेट्रा पाइलोर रिंग वाला जो ये रीजन है, इसे हम बोलते हैं हेड रीजन। क्या बोलते हैं? हेड रीजन। और इससे एक लंबी टेल जो है अटैच्ड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइटॉल टेल बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल का, जो मिनरल वाले पार्ट में पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोफिल का। अब ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है भाई क्लोरोफिल? तो ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन याद करो आपने, इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन से ये क्लोरोफिल पिगमेंट अटैच्ड होता है। कैसे अटैच्ड होता है समझो। आपने देख लिया कि भाई इसमें एक हेड रीजन है और एक टेल रीजन है। तो जैसे मंदिर की लटकती हुई घंटी नहीं होती है, ये देखो ये टेल पोर्शन ऐसे धंसा होता है थैलाकोइड में, और ये इसका हेड पोर्शन। ठीक, तो मंदिर की घंटी ऐसे, मैं याद करने के लिए बच्चों को बताता हूँ जिससे आसानी से याद हो जाए। तो मंदिर की घंटी जैसे लटकती हुई होती है, वैसे ही ये क्लोरोफिल पिगमेंट थैलाकोइड में धंसा होता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो मंदिर की लटकती हुई घंटी के तरीके से ये पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट फाइटॉल टेल के थ्रू, ये टेल देखिए उसकी जो पूंछ है किसमें धंसी है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। क्लियर है? ये एक बात हो गई। चलिए, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल बी कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक और बात जो आपको यहाँ याद रखना है कि अब मैंने एक चीज़ बता दिया कि भैया क्लोरोफिल ए जो है वो सब में पाया जाएगा। अब ये क्लोरोफिल ए के साथ कभी बी होगा, ए के साथ कभी सी होगा, ए के साथ कभी डी होगा। याद करने का चीज़ देखिए, ये आपको मिलता है एल्गा में। किसमें मिलता है? एल्गा में। एग्जाम्पल सबका मिल जाएगा आपको। तो क्लोरोफिल ए के साथ, ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी पाया जाता है ग्रीन एल्गा और ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, क्लोरोफिल ए के साथ सी पाया जाता है फियोफाइसी। याद रखिए, क्या याद रखिए? फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब बताइए भाई? फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गा। ठीक है, तो फियोफाइसी ब्राउन एल्गा में पाया जाता है। फिर ए के साथ डी, याद रखिए, डी रोडो, याद रहेगा ना? तो डी पाया जाता है किसमें? रोडोफाइसी। किसमें पाया जाता है? रोडोफाइसी। ठीक है, और ई, ए के साथ ई किसमें पाया जाता है? जैंथोफाइसी में। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी एज ए फैक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर है? तो क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गा और ग्रीन प्लांट्स में, क्लोरोफिल ए के साथ सी फियोफाइसी में, क्लोरोफिल ए के साथ डी रोडोफाइसी में, और क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल ई किसमें पाया जाता है? जैंथोफाइसी में। क्लियर है? तो ये आपका क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए, अब क्लोरोफिल की थोड़ा बायोसिंथेसिस भी समझ लेते हैं। तो क्लोरोफिल बनता कैसे प्लांट के अंदर? देखिए, प्लांट के अंदर सक्सिनिल कोए एंजाइम और ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। इस ग्लाइसिन अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके प्रोटोक्लोरोफिल कंपाउंड बनता है, और प्रोटोक्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोफिल में। यानी क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस के लिए लाइट कंपलसरी है। यानी अगर लाइट नहीं मिलेगा पौधे को तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पौधा हरा नहीं रहेगा, पौधा हरा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर है? यानी क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी है। या क्लोरोफिल किस अमीनो एसिड से बनता है ये पूछ ले तो किस अमीनो एसिड से बनता है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड से। किसके साथ जुड़ के? सक्सिनिल को ए से ग्लाइसिन जब जुड़ता है तो पहले प्रोटोक्लोरोफिल बनता है, फिर बाई नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन ये प्रोटोक्लोरोफिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरोफिल में। क्लियर है? चलिए,
तो क्लोरोफिल का डिटेल हो गया। अब हम नेक्स्ट पिगमेंट्स जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एसेसरी पिगमेंट्स में देखा था हम लोगों ने कि दो ग्रुप था, एक कैरोटिनॉइड्स और दूसरा फाइकोबिलिन्स, जिसे फाइकोबिलिप्रोटीन कहते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स की पहले बात कर लेते हैं भाई। कैरोटिनॉइड्स जनरली होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट है क्लोरोफिल के तरीके से, तो कॉमन बात हो गई, या लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट है। इसके पास केमिकल अगर नेचर देखें तो इसमें आइसोप्रीन यूनिट पाया जाता है, जिसको इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री हम पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ याद करिए कि जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट हैं ये आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं। जैसे हम लोग प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में देखिए याद किया था हम लोगों ने कि जो डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो किससे डिराइव किए जा रहे हैं, सिर्फ हमने इतना याद कर लिया था। जैसे कैरोटिनॉइड से कौन डेरिवेटिव थे, कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव एब्सिसिक एसिड, अभी इसमें देखिए आप पढ़ेंगे। चलिए, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कैरोटिनॉइड आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है जिसको हम इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये कैरोटिनॉइड्स दो टाइप का होता है, एक कैरोटीन और दूसरा जैंथोफिल। कैरोटीन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है और जैंथोफिल में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है, इसीलिए जैंथोफिल को हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटिनॉइड भी कहते हैं। एक बार सवाल पूछा हुआ है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटिनॉइड का नाम, तो कुछ नहीं, जैंथोफिल को ही कहते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटिनॉइड। क्लियर है, ये एक क्वेश्चन हो गया जो पूछा हुआ है। अब थोड़ा हम लोग कैरोटीन और जैंथोफिल को अलग अलग समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैरोटीन का एग्जाम्पल अल्फ़ा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन है, जिसमें से ये जो बीटा कैरोटीन है बेसिकली ये बीटा कैरोटीन कैरेट में पाया जाता है, जो कि प्रो विटामिन ए कहलाता है, क्योंकि कैरेट में ये विटामिन ए की सिंथेसिस में मदद करता है। इसीलिए देखिए कहा जाता है कैरेट यानी गाजर खाने से आँख की रोशनी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। और ये विटामिन ए बनाने में कौन मदद कर रहा है, कैरेट के अंदर पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन, जिसे हम प्रो विटामिन ए कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा कैरोटीन का एक और एग्जाम्पल है लाइकोपीन। लाइकोपीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ रेड चिली या रेड कलर ऑफ टोमेटो, ये भी एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो लाइकोपीन जो लाल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो भी एक तरह का कैरोटीन है। ठीक है, जो लाल टमाटर या लाल मिर्ची में पाया जाता है। क्लियर है इतना बात। फिर एक पॉइंट कि ये जो जैंथोफिल होता है, जैंथोफिल भी उसका दो एग्जाम्पल है, एक जियाजैंथिन जो कि मेज में पाया जाता है और एक फ्यूकोजैंथिन जो कि एल्गा में पाया जाता है। ठीक है, फिर से बच्चों कह रहे हैं कि काफ़ी डिटेल हो जा रहा है, तो आप बहुत घबराइएगा नहीं, अभी समय है, तो आप कोशिश करिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, वरना लास्ट में मैं एक समरी आपको एनसीईआरटी दूंगा, सिर्फ जिसमें एनसीईआरटी की चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें एटलीस्ट थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए कैरोटिनॉइड के फंक्शन की बात कर लें। तो फंक्शन ऑफ कैरोटिनॉइड्स में क्या है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, इट कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नेसेंट यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एकदम नया नया ताज़ा ऑक्सीजन निकलता है उसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने में मदद करता है। एंड प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट कहीं फोटो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए लाइट की प्रेजेंस में, इसमें मदद करता है, उसको घेर के रखता है। ठीक है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड। याद रखिए एब्सिसिक एसिड, ए बी ए कैरोटीन डेरिवेटिव था ना, तो एब्सिसिक एसिड बनाने में मदद करता है। ठीक, उसके अलावा इट एब्जॉर्ब लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो जो लाइट का वेवलेंथ है उस लाइट के वेवलेंथ में जो मेन जो विजिबल रेंज ऑफ लाइट है, जो विजिबल रेंज ऑफ लाइट है, यानी जिस लाइट की वजह से, जिस वेवलेंथ की लाइट की वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं, इसीलिए हम उन वेवलेंथ की लाइट्स को विजिबल रेंज ऑफ लाइट कहते हैं, जो लगभग 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक है। ठीक है, अभी 380 से 760 में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इसमें भी 400 से लेके 700 तक की लाइट में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होती है। इसलिए 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट को हम बोलते हैं PAR। क्या बोलते हैं, PAR, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज। ठीक है, तो इस 400 से 700 में जो लोअर वेवलेंथ की लाइट है, यानी 450 से 500 नैनोमीटर की लाइट को वो एब्जॉर्ब कौन करते हैं, कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट इसका देखिए, लाइट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देयर बायोसिंथेसिस। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड क्रोमोप्रोटीन।
लाइट की इसके लिए ज़रूरत नहीं है इसके सिंथेसिस के लिए, ठीक। बिना लाइट के भी इसकी बायोसिंथेसिस हो सकती है, जबकि क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस के लिए लाइट कंपलसरी है। क्लियर है? चलिए, तो हमने कैरोटीनॉइड पढ़ लिया। नेक्स्ट पिगमेंट आपका क्या बचा भाई? नेक्स्ट पिगमेंट है आपका फाइकोबिलिन्स पिगमेंट, ठीक। तो फाइकोबिलिन्स पिगमेंट जो होता है, इट हैव टेट्रापायरोल रिंग विदाउट मैग्नीशियम एंड फाइटॉल टेल। यानी जो अभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपने देखा था जिसमें एक हेड पोर्शन था जिसमें मैग्नीशियम था, वो मैग्नीशियम निकाल दो और एक पूंछ जो उसकी फाइटॉल टेल थी उसको निकाल दो, तो इस क्या बन जाएगा? फाइकोबिलिन बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही याद रखो आप। फाइकोबिलिन्स जनरली क्या होता है कि दे हैव टेट्रापायरोल रिंग विदाउट मैग्नीशियम एंड दे हैव नो फाइटॉल टेल, ठीक है। बिना पूंछ वाला पिगमेंट है, ऐसे समझो। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। मैंने पहले ही बताया था ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है और ये एल्गा में बेसिकली पाया जाता है। तो एल्गा में पाया जाता है फाइकोबिलिन पिगमेंट, जो 3 टाइप का होता है, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, एल्लो फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन का कलर रेड होता है, फाइकोसाइनिन का कलर ब्लू होता है और एल्लो फाइकोसाइनिन का भी कलर ब्लू होता है, ठीक है। तो ये पाया जाता है बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गा और रेड एल्गा में। तो ब्लू ग्रीन एल्गा और रेड एल्गा दोनों में ही फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन देखिए दोनों पाया जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गा यानी साइनोफाइसी भी इसे बोलते हैं, उसमें जो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है उसके आगे देखिए सी लिखा हुआ है। तो सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन किस में पाया गया? ब्लू ग्रीन एल्गा यानी साइनोफाइसी में। ब्लू ग्रीन एल्गा को ही हम क्या कहते हैं बताइए? साइनोफाइसी भी कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि इसे साइनोफाइसी भी कहते हैं इसलिए उसके आगे देखिए सी लग गया है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गा में जो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है उसके आगे सी लगा है। अब आप बताओ, ब्लू ग्रीन जो एल्गा है उसमें ब्लू कलर मेन है, और ब्लू कलर अगर मेन है तो ब्लू कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइकोसाइनिन। इसका मतलब फाइकोसाइनिन इसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा, और फाइकोइरिथ्रिन होगा तो, लेकिन वो क्या होगा? कम होगा। वहीं जो रेड एल्गा है उसका कलर रेड होता है, तो चूंकि ये रेड एल्गा है इसलिए रेड एल्गा में पाया जाने वाला फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन के आगे क्या लग जाता है? स्मॉल आर, यानी आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन। तो चूंकि ये रेड है तो इसमें रेड वाला क्या है? फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोइरिथ्रिन देखिए ज़्यादा होगा, यानी फाइकोइरिथ्रिन ज़्यादा है और जबकि फाइकोसाइनिन क्या है? लेस। लेकिन है दोनों, ये ध्यान रखना, ये पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए, उसके अलावा आपने देखा था कैरोटीनॉइड 450 से 500 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो बाकी 500 से 600 नैनोमीटर की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका फाइकोबिलिन करता है। तो यानी 600 से 700 जो बचा वो कौन करेगा? क्लोरोफिल। क्लियर है? चलिए, और लास्ट पॉइंट है इसका, इट आल्सो कॉल्ड फाइकोबिली प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि पाया जाता है किसमें? स्मॉल ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है, जिसे हम फाइकोबिलिसोम कहते हैं, अटैच्ड विथ थैलाकॉइड। और फाइकोबिलिसोम भी थैलाकॉइड से ही अटैच्ड होता है, जैसे क्लोरोफिल थैलाकॉइड से अटैच था वैसे फाइकोबिलिसोम भी थैलाकॉइड से अटैच्ड होता है। क्लियर है? तो ये आपका पिगमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए, पिगमेंट के बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट बची और लास्ट रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट हमने पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस में। एक हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, दूसरा वाटर पढ़ लिया, तीसरा हमने पिगमेंट पढ़ लिया, क्लोरोफिल पढ़ लिया, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट या लैमेलिसोम या क्रोमेटोफोर भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है जो लास्ट फैक्टर है जो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है सनलाइट। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सनलाइट से रिगार्डिंग चीज़ें थोड़ा सा हम समझते हैं। तो सनलाइट में आप पहली चीज़ एक बात समझिए कि लाइट इज़ कंपलसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान जनरली क्या होता है? लाइट एनर्जी जो है ये ट्रैप होके किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी लाइट एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ये बात तो हमें मालूम है। अब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी हमने देखा, तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद करिए, था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन 6CO2 + 12H2O, C6H12O6, 6O2 और 6H2O। मैंने बताया था कि आप यही इक्वेशन लिखिएगा, जो एक इक्वेशन था कि ये
12H2O की जगह सीधे 6H2O यहाँ लिख दिया था और यहाँ से 6H2O गायब कर दिया था, वो इक्वेशन मत लिखिएगा क्योंकि वो गलत होता है, हालांकि बहुत सी किताबों में लिखा रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी देखिए यही इक्वेशन आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा करेक्ट है, या कहिए यही करेक्ट है, लेकिन वो भी लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो अभी इस इक्वेशन में अगर आप देखिए तो आपने देखा था कि इस इक्वेशन में ऑक्सीजन निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है, और ग्लूकोज बन रहा है। तो अगर ध्यान दो आप, तो एक ग्लूकोज बनाने के दौरान 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि चूंकि इसमें ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन तो ऐसे निकल जा रहा है, हवा में डिफ्यूज़ कर जा रहा है, तो हम ऑक्सीजन जो निकल रहा है बाहर एज ए बाई प्रोडक्ट डिफ्यूज़ कर रहा है, उस ऑक्सीजन के अमाउंट को अगर मेज़र कर लें तो हम फोटोसिंथेसिस का रेट मेज़र कर सकते हैं। भाई अगर मान लो 12 ऑक्सीजन निकला तो तुरंत हम समझ जाएंगे इसका मतलब 2 ग्लूकोज बना होगा। नहीं, मान लो 60 ऑक्सीजन निकला फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसका मतलब 60 निकला, इसका मतलब कि 10 ग्लूकोज बना होगा, 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर है ना? यहाँ सिर्फ मैं इस इक्वेशन से ये आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस इक्वेशन से आपको ये पता लग रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान चूँकि ऑक्सीजन एज ए गैसियस फॉर्म में निकल जाता है बाहर, तो उसको मेजर करना आसान है। ठीक है, और ग्लूकोज प्लांट के अंदर ही बॉडी में बन जा रहा है, तो उसको हम कैसे तौल पाएंगे, उसको कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि भाई कितना ग्लूकोज बना। लेकिन ऑक्सीजन चूंकि बाहर निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और अगर कम ऑक्सीजन निकल रहा है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है। क्लियर है? इसीलिए फोटोसिंथेसिस को मेज़र करने के लिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम 2 टर्म यूज़ करते हैं, क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड, जो निर्भर करता है ऑक्सीजन पर, यानी ऑक्सीजन के आधार पर हम ये बताते हैं कि क्वांटम यील्ड क्या है और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? तो चलिए क्वांटम यील्ड और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है ये बात समझ लें। तो जो ये लाइट है, आपने पढ़ा हुआ है कि लाइट डुअल नेचर का होता है ना, एक एनर्जी पैकेट्स के रूप में यानी फोटॉन के फॉर्म में आता है और दूसरा वेव के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी पैकेट्स अगर देखें तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कुल 48 क्वांटा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, कुल 48 क्वांटा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। या आप कह लो कि 6 ऑक्सीजन निकालने के लिए 48 क्वांटा की ज़रूरत पड़ती है। दोनों एक बात है, ये बात समझिए। यानी आप ये कहो कि एक ग्लूकोज निकालने के लिए फोटोसिंथेसिस में, या एक ग्लूकोज बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में 48 क्वांटा लाइट चाहिए, और अगर एक ग्लूकोज बनेगा तो 6 ऑक्सीजन निकलेगा फोटोसिंथेसिस में। यानी ऑक्सीजन के टर्म में अगर इसी स्टेटमेंट को दें तो हम ये कहेंगे कि 48 क्वांटा लाइट का इस्तेमाल करके 6 ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। क्योंकि अगर 6 ऑक्सीजन निकलेगा तो एक ग्लूकोज बनेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ लीजिए इस इक्वेशन से। ठीक है, तो अब देखिए कितना क्वांटा यानी कितना लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहा है टू प्रोड्यूस 1 molecule of glucose, to produce 1 molecule of glucose। क्लियर है? उसी को हम बोलते हैं क्वांटम। अब ध्यान दीजिए, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए बात कर रहे हैं, और ग्लूकोज चूँकि हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो अब सारा कुछ जो हम क्वांटम के इस्तेमाल की बात करेंगे वो ऑक्सीजन के टर्म में बात करेंगे, ध्यान रहे। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट पहली बात करते हैं। रिक्वायरमेंट मतलब कितना क्वांटा रिक्वायर है, कितनी क्वांटा लाइट चाहिए, किसके लिए? अब ग्लूकोज के टर्म में नहीं, हम ऑक्सीजन के टर्म में बात कर लेते हैं। यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालने के लिए कितना क्वांटम लाइट चाहिए, वही क्वांटम रिक्वायरमेंट हो गया। फिर से देखिए मैं बोल रहा हूँ, एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितना क्वांटम लाइट चाहिए, वही क्वांटम रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक, तो 48 क्वांटा का इस्तेमाल करके अगर 6 ऑक्सीजन निकल रहा था, इसका मतलब एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितना क्वांटा चाहिए? 8 × 6 48 होता है ना। यानी 8 क्वांटा का इस्तेमाल करके एक ऑक्सीजन निकलेगा, और इसी को हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। देखिए, सो फॉर रिड्यूसिंग 1 कार्बन डाइऑक्साइड 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड, या कहिए कि फॉर प्रोड्यूसिंग 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड। ध्यान रखिए, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन 8 क्वांटा इज रिक्वायर्ड।
या कहिए फॉर यूजिंग 1 कार्बन डाइऑक्साइड, भाई 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके एक ग्लूकोज बना था ना, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ करके एक ग्लूकोज बना, या एक कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए 48 क्वांटा चाहिए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के लिए कितना चाहिए, 8 क्वांटा। ठीक है, तो या ये कहिए कि एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितना क्वांटा चाहिए, उसे क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू 8 होती है। या ये कहिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने के लिए कितना क्वांटा चाहिए, दोनों ही बात एक ही है। क्लियर है? तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है भाई, द क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड that value is 8 quanta. Clear है? तो what is quantum requirement? 8 quanta. 8 quanta is required to produce 1 molecule of oxygen, or you can say 8 quanta is required to convert to utilize 1 carbon dioxide molecule during photosynthesis. और ध्यान रखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज़ होगा तब एक ग्लूकोज बनेगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में 8 क्वांटा, तो फिर 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने में 48 क्वांटा यूज़ करके एक ग्लूकोज बनता है। क्लियर है? चलिए, अब क्वांटम यील्ड क्या है समझ लीजिए। क्वांटम रिक्वायरमेंट अगर समझ लिया तो देखिए, एक ऑक्सीजन निकालने के लिए कितना क्वांटम चाहिए उसे क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं, और इसी का उल्टा क्वांटम यील्ड होता है, यानी एक क्वांटम का इस्तेमाल करके कितना ऑक्सीजन निकलेगा उसे हम कहते हैं क्वांटम यील्ड, यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड पर क्वांटा ऑफ लाइट, यानी एक क्वांटा लाइट कितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा भाई। तो सिंपल आपको एक नियम यूनिटरी मेथड लगा देना है कि अगर 8 क्वांटा यूज़ करके एक ऑक्सीजन निकल रहा है, एक ऑक्सीजन निकल रहा ना, तो एक क्वांटा यूज़ करके कितना ऑक्सीजन निकलेगा, 1/8 ऑक्सीजन निकलेगा। क्लियर है? यानी क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगा, 1/8 और 12.5। क्लियर है? तो ये आपका क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। अब थोड़ा लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में हम डिवाइड करके थोड़ा समझते हैं। तो इसमें ढेर सारा चीज़ दिया हुआ, पहले एक एक चीज़ स्टेप वाइज समझते हैं हम लोग। देखिए, अगर लाइट को हम किसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट में तोड़ दें, तो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट में जब तोड़ते हैं तो हम देखते हैं एक होता है विजिबल रेंज ऑफ लाइट। क्या होता है? विजिबल रेंज ऑफ लाइट, जिसको हम अगर प्रिज्म से तोड़ें तो विवग्योर 7 कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक हो गया आपका विजिबल रेंज ऑफ लाइट, जो देखिए 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक के रेंज को बोलते हैं। ठीक, विजिबल रेंज के पहले पाया जाता है अल्ट्रा वायलेट, यानी इसकी वेवलेंथ जो है 390 नैनोमीटर से कम होगी, यानी लोअर वेवलेंथ की लाइट है। इससे और कम एक्सरेज की होगी, इससे और कम कॉस्मिक रेज की होगी। और रेड, यानी ये जो देख रहे हो लास्ट में विवग्योर का रेड है, या विजिबल रेंज के बाद जो लाइट है उसे हम इंफ्रा रेड बोलते हैं। ठीक, या रेडियो वेव, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की। यानी इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्स रिलेशन होता है, तो ऐसे भी कह सकते हो कि इधर हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, और अगर इसी के उल्टा आएंगे तो क्या होगा, इधर वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, जबकि इधर से अगर देखें तो जिधर वेवलेंथ बढ़ता है उधर फ्रीक्वेंसी घटती है। ये इन्वर्स रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात एक हो गई, एक जानकारी आपको हो गई कि विजिबल रेंज से कम वेवलेंथ किसका होता है, यूवी रेज से कम होता है एक्स रेज, और एक्स रेज से कॉस्मिक रेज। विजिबल रेंज से वेवलेंथ ज़्यादा होता है इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड से ज़्यादा होता है रेडियो वेव का। ठीक है, जिसमें से जो फोटोसिंथेसिस में काम की लाइट है वो सिर्फ यही विजिबल रेंज है। ठीक है, यानी इसी विजिबल रेंज ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस होता है। ना यूवी रेज में होता है, ना एक्स रेज में होता है, ना कॉस्मिक रेज में होता है, ना इंफ्रारेड रेज में, ना ही रेडियो वेव में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है? तो अब हम लोग फोकस करते हैं विजिबल रेंज ऑफ लाइट में। ठीक,
विजुअल रेंज ऑफ लाइट को अगर हम स्प्लिट करें तो 7 कलर्स में विवग्योर में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड, ठीक है। अब एक और बात मैंने आपको बताया था कि जो विजिबल रेंज है 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की लाइट है, लेकिन इसमें से भी जो 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट है इसमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज बोलते हैं। PAR कई बार पूछ लिया है, ठीक। चलिए अब एक बात समझते हैं कि ये पिगमेंट्स हैं, ये पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उस लाइट एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। इतना बात तो समझ आ रहा होगा आपको। तो ये जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, ये जो विजिबल रेंज अलग अलग कलर की जो लाइट्स हैं, उन अलग अलग कलर की लाइट्स के साथ जो इनका एब्जॉर्बेंस पावर है वो अलग अलग होता है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम ये बता पाते हैं कि इन अलग अलग कलर्स की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है रेड लाइट में, फॉलोड बाय ब्लू लाइट। याद कर लीजिए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड लाइट फॉलोड बाय ब्लू लाइट, क्लियर है। एंड मिनिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ग्रीन लाइट। तो कुछ लॉजिक समझ लीजिए पहले इसका कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस क्यों ग्रीन लाइट में होता है भाई। मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ही ग्रीन होता है, और कोई भी चीज़ जिस कलर की दिखती है उस कलर की लाइट को वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर मान लो मैं ब्लू टी शर्ट पहना हूँ तो मेरे टी शर्ट का कलर ब्लू इसलिए है क्योंकि वो ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आप अगर रेड टी शर्ट पहने हो तो आपकी रेड टी शर्ट रेड इसलिए दिख रही है क्योंकि वो रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब ही नहीं करता। और जब लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो कैसे उसको हार्वेस्ट करेगा, कैसे उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेगा जब एब्जॉर्ब ही नहीं किया। इसलिए चूंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है इसलिए वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस क्या होगा, मिनिमम होगा, जबकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड में होता है फॉलोड बाय ब्लू। क्लियर है। चलिए अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने, एंजलमैन ने। किसने प्रूव किया था, एंजलमैन ने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि भैया रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा फॉलोड बाय ब्लू। कैसे, उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए थोड़ा दो चीज़ आपको समझना है, एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये समझ लीजिए क्या है, फिर आपको मैं ये चीज़ समझाता हूँ। देखिए एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पहले समझ लीजिए। पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा समझते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखिए क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच रिप्रेजेंट्स एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए पिगमेंट, यानी किसी पिगमेंट के द्वारा विबग्योर की जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है विजिबल रेंज वाली, उसमें किस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए दो पीक देखने को मिल रहा है, यानी ब्लू रीजन में लाइट का एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा है पिगमेंट के द्वारा, और रेड रीजन में लाइट का एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा है। यानी जिस रीजन में लाइट का एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस उसी रीजन में होगी। तो ये तो एक बात समझ आ गई कि भैया ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखिए, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ ब्लू वाला जो पीक है थोड़ा ऊपर है रेड से, यानी ब्लू का पीक रेड से थोड़ा ऊपर है। यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब देखते हैं तो ब्लू इज़ मोर इफिशिएंट देन रेड लाइट, ऐसा आपको दिखता प्रतीत हो रहा है। लेकिन अब फिर यही समझिए कि ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रा मतलब काम करते हुए अगर हम किसी पिगमेंट की इफिशियंसी देखें, यानी काम करते हुए, यानी पिगमेंट का काम क्या है भाई, फोटोसिंथेसिस कराना। तो फोटोसिंथेसिस करते हुए, ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस करते हुए जो हम किसी पिगमेंट की इफिशियंसी देखते हैं कि किसी पिगमेंट के द्वारा कौन सी लाइट का एब्जॉर्बेंस कितना है,
वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। काम करते हुए पिगमेंट की इफिशियंसी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जब काम करते यानी फोटोसिंथेसिस होते हुए अगर हम पिगमेंट की इफिशियंसी देखना है तो उसको हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। भाई जितना ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा इसका मतलब उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जितना कम ऑक्सीजन निकलेगा मतलब उतना कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा ऑक्सीजन निकलना मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होना, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज बनना, कम ऑक्सीजन निकलना मतलब कम फोटोसिंथेसिस होना, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखा क्या गया कि एक्शन स्पेक्ट्रा में भी दो पीक मिला, इसमें भी ब्लू और रेड रीजन में ही पीक मिला, लेकिन अब की बार जो पीक मिला वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से थोड़ा अलग था। वो ये था कि एक्शन स्पेक्ट्रा में जो रेड का पीक था वो ब्लू से ज़्यादा था, यानी ड्यूरिंग परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के दौरान जो है रेड लाइट इज़ मोर इफिशिएंट देन ब्लू। लेकिन बिना फोटोसिंथेसिस होते हुए खाली अगर एब्जॉर्बेंस पावर हमने देखा तो ब्लू का एब्जॉर्बेंस पावर रेड से ज़्यादा है। क्लियर है। तो जो सिर्फ बिना फोटोसिंथेसिस हुए किसी पिगमेंट के द्वारा कितना लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस होते हुए, काम करते हुए, एक्शन होते हुए जो किसी पिगमेंट के द्वारा लाइट का इस्तेमाल है उसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। आ गया बात समझ में। यानी एक्शन स्पेक्ट्रा में रेड रीजन जो है ब्लू से ज़्यादा है क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेड रीजन, यानी यही आपको ग्राफ जो एक्शन स्पेक्ट्रा यही बता रहा है कि रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा देन ब्लू रीजन में। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन रेड रीजन फॉलोड बाय ब्लू रीजन। और इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? एंजलमैन ने। ठीक है, तो कैसे प्रूव किया वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन ये दोनों को अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को दोनों के ग्राफ को अगर एक साथ रखें तो देखिए ये एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को एक साथ मैंने रखा है। तो यहाँ आपको देखिए ये देखने कंपैरिजन के लिए थोड़ा अच्छा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नीचे वाला है, इसमें देखिए ब्लू वाला जो पीक है वो रेड वाले से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। जबकि एक्शन स्पेक्ट्रा जब देखिए तो इसमें ब्लू थोड़ा नीचे हो गया, रेड वाला क्या हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया। ये एक कंपैरेटिव आप कह सकते हैं ग्राफ है। क्लियर है। और एक्शन स्पेक्ट्रा को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राफ दैट शो इफेक्टिवनेस ऑफ लाइट ऑफ वेरियस वेवलेंथ इन परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी फोटोसिंथेसिस करते हुए जो आप कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पिगमेंट के द्वारा लाइट एब्जॉर्प्शन का, उसे हम एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और जो सिर्फ बिना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किए लाइट एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब एंजलमैन ने देखिए कैसे इस चीज़ को प्रूव किया था, ये देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एंजलमैन ने इस चीज़ को प्रूव किया था, ये देखिए इस वाले डायग्राम में। एंजलमैन ने क्या लिया? क्लैडोफोरा लिया। अब देखिए शुरू में हम लोग पढ़े थे ना 7 साइंटिस्ट के नाम, वहाँ एंजलमैन का मैंने बताया था, तो उसको कोरिलेट करिए वहाँ से। एंजलमैन ने क्लैडोफोरा लिया। क्या लिया? क्लैडोफोरा एल्गा लिया, जो कि एक ग्रीन एल्गा था। इस क्लैडोफोरा को लिया और प्रिज्म के द्वारा, ये देखिए प्रिज्म के द्वारा इन्होंने क्या किया कि विजिबल जो लाइट थी, जो विजिबल लाइट होती है वो वाइट लाइट होती है, ठीक है। आप जो रोशनी दिखती है आपको सफ़ेद दिखती है, लेकिन अगर उसी को आप प्रिज्म के द्वारा स्प्लिट कर दीजिए तो आपको सातों कलर विबग्योर दिख जाते हैं कि नहीं दिख जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि प्रिज्म के द्वारा उस विजिबल लाइट को अलग अलग कलर्स में तोड़ दिया, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में तोड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि इन अलग अलग लाइट्स वाले रीजन में ढेर सारा क्लैडोफोरा डाल दिया, क्लैडोफोरा को रख दिया। क्लैडोफोरा फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लियर। अब क्लैडोफोरा जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस में क्या निकालेगा? ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है। और उन्होंने यूज़ किया एरोबिक बैक्टीरिया का। अब सोचो ये एरोबिक बैक्टीरिया, इसको जीने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो अच्छे से जिएगा, अपनी संख्या खूब तेज़ी से बढ़ाएगा, ठीक है। तो इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया और उसको कल्चर किया, ठीक है। कल्चर किया जिसमें क्लैडोफोरा था और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को वो डाल रहे थे, अलग अलग कलर की लाइट को डाल रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि वो रीजन जो रेड वाला रीजन है, रेड वाले रीजन में इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया खूब ग्रोथ कर रहा है। क्यों बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है?
क्योंकि क्लैडोफोरा खूब फोटोसिंथेसिस कर रहा है। खूब फोटोसिंथेसिस होगा तो खूब ऑक्सीजन निकलेगा, खूब ऑक्सीजन निकलेगा तो बैक्टीरिया खूब ग्रोथ करेगा। आ गया बात समझ में? इसका मतलब रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस क्लैडोफोरा खूब कर रहा है तो खूब ऑक्सीजन निकल रहा है और उस ऑक्सीजन की वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया बैक्टीरिया का ग्रोथ रेड रीजन में सबसे ज़्यादा मिला, जबकि ब्लू रीजन में उससे कम मिला। और सबसे कम कहाँ मिला? देखो ग्रीन वाले रीजन में बैक्टीरिया का ग्रोथ ही नहीं मिला। क्यों भाई? क्योंकि ग्रीन वाले रीजन में क्लैडोफोरा ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस करेगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो बैक्टीरिया ग्रो कैसे करेगा? इसलिए ग्रीन रीजन में बैक्टीरिया का ग्रोथ ऑलमोस्ट नन है। क्लियर है? तो इस तरीके से एंजलमैन के इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन रेड लाइट फॉलोड बाय ब्लू लाइट एंड मिनिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ग्रीन लाइट। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अगर आपका ऑप्शन हो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन रेड लाइट, ब्लू लाइट, वाइट लाइट और ग्रीन लाइट, तब देखिए अगर रेड लाइट के साथ साथ वाइट लाइट दिया हो आंसर में तब आपका आंसर हो जाएगा वाइट लाइट। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट में सारे कलर्स इन्वॉल्व हो गए ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्स हमेशा खाली रेड, अकेला एक रेड, और रेड के साथ रेड भी है, ब्लू भी है, बाकी सब भी हैं, तो सब मिला जुला जो रिस्पॉन्स यानी वाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है ना? तो अगर वाइट लाइट ऑप्शन में हो तो आपका पहला ऑप्शन होगा वाइट लाइट। वाइट लाइट नहीं है तब आपको अगर अलग अलग कलर दिया है रेड, ब्लू और ग्रीन, येलो, इसमें पूछे तब आप रेड बोलोगे। ठीक है? तो ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, पूछ लेता है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि लाइट एज ए फैक्टर भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है? एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो अभी समझ में आपको आ जाना चाहिए कि भैया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है कि फोटोसिंथेसिस बिना किए हुए किसी पिगमेंट के द्वारा कितना लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। खाली इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाई ए पिगमेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। लेकिन फोटोसिंथेसिस करते हुए अगर हम इस चीज़ को, किसी पिगमेंट की इफिशियंसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ब्लू पीक ज़्यादा था रेड से, यानी ब्लू लाइट रेड के कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था। हालांकि इससे भ्रम ये होता है कि ब्लू में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होते हुए देखा गया ग्राफिकली, एक्शन स्पेक्ट्रा देखा गया, तो रेड रीजन में ज़्यादा आप कह सकते हैं पीक मिला इन कंपैरिजन टू ब्लू, यानी रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्लू। अब आप ये पूछ सकते हो सर ये उलट क्यों गया, ऐसा क्यों हुआ? तो याद करिए मैंने बताया था ना कि नेसेसरी के साथ साथ कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं ना, तो चूंकि फोटोसिंथेसिस में कुछ एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं तो काम करते समय फोटोसिंथेसिस होते हुए जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस अगर देखें तो रेड का इफेक्टिवनेस फोटोसिंथेसिस करते हुए ज़्यादा होता है। ठीक है? और फोटोसिंथेसिस जब नहीं हो रहा है तब किसका इफेक्टिवनेस है, किसका ज़्यादा इफेक्टिवनेस है? ब्लू का। यानी स्यूडो लड़ाई होती है ना, ऐसे समझो। तो जब छद्म युद्ध चल रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ब्लू की इफिशियंसी भले ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल परिस्थितियों में फोटोसिंथेसिस होते हुए अगर इफिशियंसी देखें तो रेड की ज़्यादा है। क्लियर है? इसीलिए रेड रीजन वाला पीक ज़्यादा मिल रहा है एक्शन स्पेक्ट्रा में। क्लियर है? तो एक्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दोनों का यहाँ कंपैरिजन भी दिखा दिया गया। एंजलमैन ने कैसे एक्सपेरिमेंटली क्लैडोफोरा को यूज़ करके किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि बैक्टीरिया का ग्रोथ रेड रीजन में ज़्यादा हो रहा है, क्यों बैक्टीरिया का ग्रोथ रेड रीजन में ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि रेड लाइट में ये क्लैडोफोरा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन निकाल रहा है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ग्रीन रीजन में बैक्टीरिया का ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखा है क्योंकि क्लैडोफोरा ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। इसका मतलब ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता ग्रीन लाइट में? क्योंकि ग्रीन लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी पिगमेंट क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए क्लोरोफिल का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो जब वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ? क्लियर है? तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन रेड लाइट फॉलोड बाय ब्लू एंड मिनिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ग्रीन लाइट। और अगर रेड और ब्लू के अलावा वाइट लाइट ऑप्शन हो तो आप क्या लिखेंगे? वाइट लाइट, क्योंकि वाइट में रेड के साथ बाकी सब भी आते हैं, इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स हमेशा ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका फैक्टर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट
हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें 2 पार्ट है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। क्लियर है? और लास्ट में पढ़ लेंगे इस चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो चलिए ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।